नमस्कार। आज हम बात करेंगे दृष्टि। दृष्टि यानी कि आपके प्लैनेट्स पर कौन से ग्रह की दृष्टि है, क्योंकि दृष्टि के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना और समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप दृष्टि को ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कभी भी सही फलादेश पे नहीं पहुंच पाएंगे। अब जैसे कि आज हम काफी सारे इंपॉर्टेंट रूल आपके साथ डिस्कस करेंगे। उन इंपॉर्टेंट रूल को आप अपने वर्षफल और लगन कुंडली दोनों पे अप्लाई कीजिएगा। तो दोनों पे जब अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वर्षफल की बात मैं बार बार इसलिए करता हूं कि हम लोग महादशा की बात करते हैं जनरली। पहले मेरी भी ये सोच थी। तो महादशा, अब ये बताइए कि किसी भी ग्रह की महादशा जब आती है तो किसी की 8 साल है, किसी की 10 साल है, किसी की आपका 16 साल है, किसी की 18 है, किसी की 20 है। अब क्या इतना लंबा टाइम पीरियड के एक जैसा रहेगा? अब आप कहेंगे जी अंतरदशा, फिर पर्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा, फिर प्राण दशा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जो रेड बुक का कॉन्सेप्ट है बहुत ही परफेक्टली काम करता है। भी आगे मैं आपको टाइमिंग ऑफ इवेंट यानी कि जो प्लैनेट्स हैं वो जिस हाउस में बैठे हुए हैं, शुभ या अशुभ प्रभाव लेके या जैसा वो फल देने वाले हैं, वो फल मिलेगा कब, क्या एक ही बार मिलेगा या लाइफ में कई बार मिलेगा। और इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ये कि जब आप इसको अप्लाई करेंगे और अपने चार्ट में चेक करेंगे तो आपको चीजें परफेक्टली मैच करती दिखाई देंगी, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाउ टू प्रेडिक्ट। तो यहां पर आज जो हम इंपॉर्टेंट रूल की बात करेंगे उनमें सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति सूर्य। अब देखिए कुंडली के अंदर बृहस्पति और सूर्य यानी कि जुपिटर और सन का कंजक्शन कुंडली में कहीं भी हो, इन पे अगर राहु या शनि की दृष्टि आ जाए। अब दृष्टि के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हमने अप्लाई नहीं करना है, हमने रेड बुक के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। अब रेड बुक के अकॉर्डिंग दृष्टि का जो कॉन्सेप्ट है उस पर हमने स्टार्टिंग में जहां वीडियो स्टार्ट की थी तो वहां पे पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी थी कि जिन लोगों को ABCD भी नहीं पता एस्ट्रोलॉजी की, वो फ्रॉम द बिगिनिंग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब या तो आप वहां पे जाके डिटेल में समझ लीजिएगा, शॉर्ट में एक बार फिर भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। फर्स्ट हाउस की जो एस्पेक्ट आती है, दृष्टि आती है, वो 7th हाउस पे आती है। वैदिक में जब हम देखते हैं तो 7th हाउस का प्लैनेट फर्स्ट हाउस पे भी दृष्टि डालता है, मगर जब हम लोग लाल किताब के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो केवल फर्स्ट हाउस में बैठा प्लैनेट यहां पर दृष्टि डालता है, यहां वाला फर्स्ट हाउस पे नहीं। सेकंड हाउस वाला 6th हाउस पे, थर्ड हाउस वाला 11 पे और 9 पे, फोर्थ हाउस वाला 7th पे, फिफ्थ हाउस वाला 9th पे, 6th और 8th हाउस थोड़ा एक्सेप्शनल है, इसके अंदर स्पेशल रूल बताए गए थे। शनि केवल अगर यहां बैठा हो तो वो आपका सेकंड हाउस पे दृष्टि डाल सकता है। इसके अलावा 8th हाउस का प्लैनेट भी सेकंड हाउस पे दृष्टि डालता है, साथ ही 12th हाउस पे डालता है। मरकरी 9th हाउस में हो तो वो आपका थर्ड हाउस पे एस्पेक्ट डालता है, और 12th हाउस में मरकरी बैठा हो तो 6th हाउस पे डालता है। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दें, डिटेल में आपको समझना हो तो एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट के नाम से स्टार्टिंग की वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति और सूर्य की युति कुंडली में कहीं भी हो तो बृहस्पति और सूर्य बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है कुंडली में। सूर्य क्या है? राजा। बृहस्पति क्या है? गुरुदेव। दोनों कुंडली के मोस्ट पावरफुल प्लैनेट हैं। जिसकी कुंडली में सूर्य और बृहस्पति एक भी स्ट्रांग हो तो लाइफ के अंदर कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं आती है। जुपिटर अकेला कुंडली में स्ट्रांग हो तो जिसके गुरुदेव बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे तो उसको कोई क्या बिगाड़ लेगा। इसी तरह कुंडली के अंदर 9 प्लैनेट्स में किंग क्या है? सूर्य। सूर्य कुंडली में अगर स्ट्रांग होगा तो ऐसे में अदर प्लैनेट्स का ज्यादा मेजर इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, लाइफ स्मूथली चलती रहती है। तो यहाँ पर बृहस्पति और सूर्य तो दोनों एक पावरफुल प्लैनेट है, और ये कॉम्बिनेशन मित्र भी हैं। अगर बना हुआ है तो बहुत ही सुंदर कुंडली यानी कि बहुत ही अच्छा राजयोग कुंडली बनता है। मगर इस पे अगर पापी ग्रह, अब पापी ग्रह कौन से हो गए या इनके शत्रु ग्रह जैसे केतु, राहु, पापी शनि, ये शनि की दृष्टि कैसी भी हो, पापी हो या ना हो, क्योंकि सूर्य से तो शत्रुता रखता ही है, तो शनि राहु इत्यादि की अगर दृष्टि आ रही है तब ऐसे में बृहस्पति और सूर्य दोनों का फल खराब हो जाएगा। तो बृहस्पति सूर्य दोनों खराब हो जाएंगे तो लाइफ के अंदर
जातक भाग्यहीन हो जाएगा, कोई समाज में उसकी इज्जत शोहरत नहीं होगी और बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिसके ये कॉम्बिनेशन हो और ये एस्पेक्ट हो, तो केसर की पुड़िया यानी केसर को किसी पुड़िया में बांधकर सोते समय अपनी कमर के नीचे रख के सोएं। एक तो ये नियम। दूसरा, ऐसे जातक को चाहिए कि वो हमेशा अपने पिता के साथ रहे। अगर शादी नहीं हुई है, बच्चा है और आप देख रहे हैं आपके बच्चे की कुंडली में योग है, तो उसको अपने पिता के साथ सोना चाहिए। बृहस्पति, शनि, राहु, अब ये तीनों में से कोई भी ग्रह हो, इनकी दृष्टि अगर कुंडली में बृहस्पति और शुक्र की युति है, अब बृहस्पति और शुक्र की युति सामान्यतः बहुत अच्छी नहीं मानी गई है, खराब फली देती है। ऊपर से अगर इस पर दृष्टि आ जाए किसकी, बुध, शनि या राहु की, तब ऐसे में मैरिड लाइफ में समस्या, तो गृहस्थ जीवन में समस्या, भाग्यहीन, निर्धन, पत्नी या पिता में से एक को कष्ट, पत्नी या पिता में से एक को कष्ट, क्योंकि पत्नी क्या है, शुक्र है, पिता क्या है, हमारे बुजुर्ग। तो हमारे घर में बुजुर्ग कौन हो गए, दादा, और दादा नहीं है तो पिता। तो पत्नी या पिता में से एक को कष्ट, यहां पर कई बार मृत्यु तक भी देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में दृष्टि वाले पापी ग्रह का उपाय करें, यानी कि इस कॉम्बिनेशन पे जिसकी दृष्टि आ रही है इन तीनों में से उसका उपाय करना है। अब उसका उपाय कौन सा करना है इस बात को समझिए। आपने ये देखना है कि ये कॉम्बिनेशन कुंडली में कहां बना हुआ है और इनमें से किसकी दृष्टि जो आ रही है वो कौन से हाउस में प्लेस्ड है। तो जिसकी भी दृष्टि आ रही है उसके जिस हाउस में वो प्लेस्ड है उस हाउस से रिलेटेड वीडियो में हमने डिटेल में उस प्लैनेट के बारे में बात कर रखी है और उसके लिए स्पेसिफिक रेमेडी एडवाइस की गई है। तो उस रेमेडी को आप समझिए और उस रेमेडी को समझ के अकॉर्डिंग टू वर्चुअल परफॉर्म कीजिए। क्योंकि कई बार लोग गलती क्या करते हैं कि लगन कुंडली के प्लैनेट जो है वो तो बचपन में ही जब आप पैदा हुए तो आपका लगन चार्ट तैयार हो गया। अब बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं या बात करते हैं, जब बताते हैं कि हमने आपका वीडियो देखा और लगन कुंडली से मैच किया, अभी वीडियो आधा देखा था, उसमें देखा ये चीज हमारी तो मैच कर रही है, हमने जाके तुरंत ये उपाय कर दिया। ऐसे नहीं करना है उपाय, क्योंकि आपके लगन कुंडली बचपन में सेट हो गई, उसका उपाय कब करना है, किस वर्ष करना है, इस बात को समझना होगा। तो आगे जब वर्षफल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब इस बात को और एक उपाय को लेकर भी डिटेल में बात करेंगे, तब आपको इस चीज को क्लियर करेंगे कि एग्जैक्टली उपाय करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे करने हैं, कब करने हैं और किस हाउस के अकॉर्डिंग करने। काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, इतना डीप कॉन्सेप्ट है कि इसको समझने के लिए काफी ज्यादा चीजों को एनालाइज करना पड़ता है। इतना आसान नहीं है कि कोई यहां बैठा है तो उसका उपाय देखा जाकर सीधा कराए। बुध और बृहस्पति, अब बुध और बृहस्पति की युति है, तो बुध और बृहस्पति की युति जब होती है तो ऐसे में जातक काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और यहाँ पर परिवार में किसी न किसी को दिमागी बीमारी ही फेस करनी पड़ती है, क्योंकि बुध और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन अच्छा भी है बुरा भी है। इंटेलिजेंट बना देगा, सुपर इंटेलिजेंट बना देगा, फैमिली में कोई ना कोई टीचिंग प्रोफेशन में देखने को मिल जाएगा, दिमाग जरूरत से ज्यादा तेज होगा कि दिमाग ही उसकी परेशानी का कारण ही बनेगा। तो कई बार फैमिली के अंदर ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर जैसी बीमारी देखने को मिलती है, पैरालाइज की समस्या भी किसी न किसी को आती है। शत्रु या अशुभ ग्रह की दृष्टि हो इस कॉम्बिनेशन पे, इस पे बुध और बृहस्पति के, तब पिता या ससुर को सांस लेने से संबंधित शिकायत देखने को मिलेगी। अब यहां पर करना क्या है, अच्छा ये कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में कहीं भी हो तो ये सिचुएशन आएगी। 8th हाउस में हो तो यहां पर और भी ज्यादा ये सिचुएशन खराब हो जाएगी। ऐसे में हरा कपड़ा, साबुत हरी मूंग मंदिर में डोनेट करें। दूसरा, अगर 8th हाउस में बना हुआ है ये कॉम्बिनेशन, तब ऐसे में या वर्ष फल में जिस साल 8th हाउस में आ जाए, ऐसे में क्या करना है, एक मिट्टी के कुल्हड़ में शहद भरकर किसी वीरान जगह में दबाना है। ये रेमेडी करें
तो इससे उस वर्ष के लिए इसका जो बैड इफेक्ट आ रहा होगा उससे आपका बचाव हो जाएगा। बृहस्पति राहु, अब बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन पर देखिए, बृहस्पति और राहु का जो कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे में इसका फल को, इस पे हम बात कर चुके हैं, टू प्लैनेट के कॉम्बिनेशन पे जब बात करी थी, तो ऐसे में इस फल को कैसे समझना है। बृहस्पति के साथ जब राहु होगा तो राहु जो है अब थोड़ा साइलेंट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर राहु क्योंकि एक शरारती ग्रह है, या आप ये कहें कि शरारती बच्चा है, किसके साथ बैठ गया, गुरुदेव के साथ, तो वो थोड़ा साइलेंट हो गया। अब वो शरारत नहीं करेगा, मगर उसको कंट्रोल करने में गुरुदेव का ध्यान भी डिस्टर्ब होगा, यानी कि बृहस्पति भी कुंडली में कमजोर होगा। बृहस्पति क्या है, किस्मत, तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन शुभ नहीं माना जाता। अब ऐसे में कुंडली के अंदर मंगल और बुध को चेक करना पड़ता है। अगर मंगल कुंडली में खराब है तो ये राहु कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, क्योंकि कुंडली के अंदर दो राहु बन जाएंगे। इस बात को समझ लीजिएगा कि मंगल कुंडली में अगर अशुभ है, ये मंगल बद के टॉपिक जो कराया था उसके अंदर काफी डिटेल में बताया कि मंगल अगर कुंडली में अशुभ है, कहीं भी बैठा है, तो वहां पर आपने उस मंगल के जिस भी हाउस में बैठा है, कौन से रिजल्ट चेक करने हैं, ये काउंट करके कि वहां पर राहु बैठा है, तो जो राहु के रिजल्ट है सेम उसी तरह से खराब मंगल रिएक्ट करेगा उस हाउस से रिलेटेड। तो बृहस्पति राहु पर अगर पापी ग्रह या शत्रु ग्रह की दृष्टि हो, बृहस्पति राहु पर पापी ग्रह या शत्रु ग्रह की दृष्टि हो, या ये कॉम्बिनेशन 3, 6, 11 त्रिक भाव 3, 6, 11 में हो, तब ऐसे में पिता को दिल या सांस की बीमारी, पिता को दिल या सांस की बीमारी देखने को मिलेगी। बृहस्पति केतु का कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी हो तो बृहस्पति और केतु का कॉम्बिनेशन जो है वो कुंडली में शुभ माना गया है। अब बृहस्पति केतु क्योंकि गुरु चेले की युति, और वैसे भी ये आपको पहले बताया था कि कुंडली में जैसा बृहस्पति वैसा केतु, तो बृहस्पति अगर स्ट्रांग है तो केतु ऑटोमेटिकली अच्छा रिजल्ट देता है। और केतु का कुंडली में ठीक रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों का केतु कुंडली में खराब रहता है उनके जीवन में व्यर्थ की भागदौड़ बहुत लगी रहती है, और जिनका केतु अच्छा है वो लोग जीवन में कहीं ना कहीं ऐशो आराम को निश्चित तौर पर भोगते हैं। तो केतु को ठीक रखना चाहिए। अब यहाँ पर बृहस्पति केतु हो और मंगल या चंद्र कुंडली के 6th हाउस में हो, कुंडली का 6th हाउस इसमें, तब ऐसे में ये कॉम्बिनेशन खराब फल देगा। क्यों देगा, लॉजिक बता देते हैं। 6th हाउस के कारक, 6th हाउस के जो ऑनर हैं वो क्या है, जुपिटर, और इस हाउस का कारक क्या है, केतु। अब केतु के कारक, क्योंकि जिस घर का कोई कारक होगा तो मालिक से ज्यादा कारक ग्रह का प्रभाव होगा, तो यहां पर केतु इस घर का कारक है। इस घर में अगर क्या कहा है, 6th हाउस में मंगल या चंद्र, अब मंगल और चंद्र दोनों क्या है, केतु के एनिमी, तो अगर मंगल चंद्र जब भी 6th हाउस में आते हैं तो केतु को कमजोर करते हैं, तो संतान की पैदाइश में दिक्कत आती है, साथ ही आपका और बहुत सारे रिजल्ट आते हैं, वो आपका केतु या मंगल के टॉपिक में आप जाके समझ सकते हैं। तो मंगल और चंद्र की युति या अकेले भी बैठे हों तो केतु को खराब करेंगे। ऐसे में ये कॉम्बिनेशन का फल खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर बृहस्पति का फल खराब हुआ तो केतु का फल खराब हो जाएगा, केतु का खराब हुआ तो बृहस्पति का खराब हो जाएगा। तो आपने केवल ये नहीं समझना कि बृहस्पति केतु कुंडली में कहां बैठे हुए सीधा उसका रिजल्ट को पकड़ लिया, मेरे बृहस्पति केतु का प्लेसमेंट तो अच्छा है, कुंडली के 1st हाउस में है, या कुंडली के 4th हाउस में है, या 2nd हाउस में है, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। अब आप कहेंगे आई नहीं है, मगर आपको अदर कॉम्बिनेशन भी चेक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर चंद्र और मंगल बैठ गए तो केतु को खराब करेंगे। इसके अलावा 9 और 12 ये बृहस्पति के कारक भाव हैं। इनमें अगर बृहस्पति के एनिमी प्लैनेट, अब बृहस्पति के एनिमी प्लैनेट कौन से हैं, शुक्र, बुध और राहु, ये बैठ गए तो बृहस्पति को कमजोर कर देंगे, खराब कर देंगे। ऐसे में दोनों ग्रह का फल खराब हो जाएगा, बृहस्पति केतु दोनों के फल खराब हो जाएंगे। अगर आपको बृहस्पति केतु की युति कुंडली में बनी हुई है, काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, मगर इनमें से कोई स्थिति देखने को मिले कि 9-12 में बृहस्पति के एनिमी या 6th हाउस में केतु के एनिमी, तब ऐसे में आपने 49 लेमन नींबू मंदिर में डोनेट करने हैं।
दूसरा बृहस्पति चंद्र। अब बृहस्पति और चंद्र की युति कुंडली के सेकंड हाउस में हो, एक्सीलेंट। उस पर बुध या राहु की दृष्टि हो। अब बुध या राहु की दृष्टि कहां से जाएगी? आपका 8th हाउस से। तो बुध या राहु की दृष्टि हो तो ऐसे में नजर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बहन बुआ भी दुखी, स्वास्थ्य व धन की हानि। तो यहां पर काफी ज्यादा ये अशुभ परिणाम देता है। उपाय, अब उपाय क्या करना है? ऐसे व्यक्ति को अपनी साली को कभी घर पे नहीं रखना चाहिए। 2-4 दिन की बात नहीं कर रहे हैं, कई बार किसी कारण से हम लोग काफी लंबे समय के लिए घर पे रख लेते हैं या उनको कोई परेशानी हो, तो यहाँ पर वो करना नुकसानदेह हो जाता है। दूसरा, हरी मूंग या जौ, हरी मूंग बुध की और जौ, इन चीजों का दान ऐसे व्यक्ति को करते रहना चाहिए। तीसरा, बृहस्पति और मंगल। अब बृहस्पति के साथ मंगल का कोई कॉम्बिनेशन है कुंडली में, काफी शुभ है। दोनों आपस में मित्र हैं, एक गुरुदेव हैं, एक सेनापति हैं, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। इस पर बुध या केतु, अब बुध और केतु दोनों जो हैं मंगल के एनिमी हैं, बुध दोनों का ही एनिमी है, बृहस्पति का भी और मंगल का भी। तो इनकी दृष्टि हो तब ऐसे में जातक का ग्रस्त जीवन खराब ही रहता है, कुछ न कुछ समस्या चलती रहती हैं। उपाय, दृष्टि वाले ग्रह का उपाय करें। तो यानी कि बुध या केतु जिसकी भी दृष्टि आ रही है और जिस हाउस से आ रही है उस हाउस से रिलेटेड उपाय करें। जैसे कि ये कॉम्बिनेशन सपोज कीजिए 4th हाउस में है और यहां से दृष्टि आ रही है, या 7th हाउस में है, यहां से दृष्टि आ रही है, तो जहां से भी दृष्टि आ रही है बुध या केतु जिसकी भी, तो उसका उस हाउस में, यानी कि बृहस्पति बुध की अगर 4th हाउस में आ रही है तो बुध 4th हाउस का, केतु की अगर 4th हाउस से आ रही है तो केतु 4th हाउस का उपाय करें, उससे लाभ मिलेगा। बृहस्पति शनि, अब बृहस्पति शनि का कॉम्बिनेशन बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। देखिए एक बात को समझिए कि शनि जो है वो नैसर्गिक कारक किस चीज के हैं? शनि दुख के कारक हैं। अब दुख का कारक है तो कुंडली में कितना भी शुभ क्यों ना हो, मगर अपने नैसर्गिक जो उसका नेचुरल तरीका है उससे वो बाज नहीं आएगा। तो दुख का कारक ग्रह है तो दुख तो जीवन में अवश्य देगा। जिस ग्रह के साथ बैठेगा उस ग्रह से संबंधित दुख देगा। शुक्र के साथ बैठेगा, बेशक शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन है, जातक की कुंडली में केतु अच्छा हो जाता है, ऐसा जातक जीवन में ऐश बहुत करता है, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोगों की कुंडली में, उद्योगपति की कुंडलियों में ये योग मिलता है। मगर फिर भी शुक्र क्या है? मैरिड लाइफ। शुक्र क्या है? लाइफ पार्टनर। तो कहीं ना कहीं दुख तो देगा। तो इसी तरह बृहस्पति शनि का जो कॉम्बिनेशन है, शनि किसी को छोड़ता नहीं है। यहाँ पर हालांकि गुरुदेव हैं, तो यहाँ पर बृहस्पति शनि की रेमेडी एक अलग भी है, तो वो आपको पहले बृहस्पति शनि के उसमें बताई गई है जब हमने कॉम्बिनेशन की बात करी थी। अब बृहस्पति शनि का जब कॉम्बिनेशन हो उस पर अशुभ ग्रह की दृष्टि हो। अब अशुभ ग्रह की दृष्टि से मतलब यह है कि जैसे कि राहु हो गए या केतु हो गए, तो इनकी दृष्टि से शनि पापी हो जाएगा, और यहां पर शनि पापी हो जाएगा तो रिजल्ट खराब आएंगे। क्या आएंगे? धन हानि, शरीर के किसी अंग का कट जाना, साथ ही जातक को कोई रोग भी हो सकता है। तो इस तरह की समस्याएं ये कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में खराब स्थिति में है तो देखने को मिलती है। ऐसे में रेमेडी क्या एडवाइस की गई है कि धर्म स्थान में ऐसे जातक को नंगे पैर जाकर अपने से जो कोई भी भूल चूक हो गई हो उसकी क्षमा याचना करनी चाहिए। दूसरा, जब वो धर्म स्थान जाए तो शनि से संबंधित कोई ना कोई सामग्री लेके जाए और मंदिर में रख के आए। बुध राहु, अब बुध बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन कुंडली के 9th हाउस में हो और इस पर अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, तब ऐसे में जातक के पिता को दमा या पैरालाइज, लकवा की शिकायत देखने को मिलती है। ऐसे में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ऐसे में क्या रेमेडी आपको करते रहनी चाहिए? सीसा। अब ये कॉम्बिनेशन अगर लगन कुंडली में है और जब वर्ष फल के अंदर आए
तो उस साल तो विशेष तौर पर करनी है। उस साल तो बल्कि आप इस रेमेडी को 2 से 3 बार कर लीजिएगा, एक वर्षफल स्टार्ट होने के समय और एक उसका जब टाइम पीरियड आने को होगा तो उस महीने में अवश्य कर लीजिएगा। वो आगे आपको बताएंगे कि टाइम पीरियड कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि वर्षफल में ये थोड़ी है कि वो पूरे साल आपको अगर लिख गया है कि एक्सीडेंट का योग है तो आप पूरे साल उसको लेकर चिंतित रहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कौन से महीने में वो घटना घट सकती है। तो आपको पता है कि ये घटना 7वें महीने में घटेगी, तो जो रेमेडी है वर्षफल के स्टार्टिंग में कर ली उस योग के लिए, और एक 7th मंथ के स्टार्टिंग में कर ली, तो जिससे कि बचाव हो जाए। तो यहाँ पर सीसा एक प्रकार की धातु होती है, इसको राहु के रेमेडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको आराम से पूजा सामग्री की दुकान से मिल जाती है। तो सीसा एक मेटल के 7 टुकड़े कर साथ ही 2 सूखे नारियल कौन से, जटा वाला नारियल, इसका पानी नहीं होता, इसमें पानी सूख जाता है, खड़कते नारियल, इनको आप बुधवार के दिन सूर्य अस्त होने के बाद जल प्रवाह करें। बृहस्पति केतु की युति अगर 10th हाउस में है, तो 10th हाउस में है, ऐसे में ये युति पर कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि होगी, जैसे कि बुध हो गया, तो बुध दोनों का एनिमी है, तो बुध की या किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि है जो दोनों का एनिमी हो, तो ऐसे में 10th हाउस किसका है, हमारे कैरियर का, तो कैरियर में प्रॉब्लम, तो जातक अगर नौकरी करता है तो बार बार उसके ट्रांसफर होंगे या बार बार वो नौकरी चेंज करेगा। बिजनेस करता है तो बिजनेस के अंदर समस्या रहती है, बिजनेस के अंदर भी बार बार चेंजेस आते हैं। तब ऐसे में क्या करना चाहिए, 49 नींबू 49 नींबू मंदिर में डोनेट करें। तो यहाँ पर आज हमने कुछ रूल्स की बात करी। अब सारे रूल्स हम एक साथ नहीं ले सकते, अदरवाइज वीडियो जो है वो आपका 2.5-3 घंटे का हो जाएगा। तो अब इस टॉपिक को अगर आपको ठीक लगा हो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कई बार इसमें काफी लोग कमेंट करते हैं कि सर आप कुंडली का विश्लेषण करना सिखाइए। अब देखिए एक बात समझिए कि कुंडली का विश्लेषण आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि सर बोर्ड के एग्जाम ले लीजिए। अब एग्जाम देने के लिए आपके पास पहले पूरा सिलेबस तो हो जाए। अब आपको चीजें भी पता ही नहीं है, आपको सीधा सीधा सा लग रहा है कि हमें बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई है, आपने कुछ वीडियोस देख ली और लगा कि बहुत हमें पता लग गया है, अब तो सीधा कुंडली देखना सिखा दीजिए। कि कुंडली देखते हुए किन चीजों को आपको याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा, जब उसकी मैं बात करूंगा, क्योंकि कुंडली का एग्जाम्पल जब लेंगे तो उससे पहले उसके रूल को डिस्कस करेंगे कि आपको कुंडली को विश्लेषण करते समय ये रूल हैं, उनको एक लिख देंगे कि कौन कौन से रूल आपने ध्यान रखने हैं, तो एक एक करके अप्लाई करते जाएंगे। अच्छा, आपने पहले इनका प्लेसमेंट देखना है, फिर दूसरा इसका प्लेसमेंट देखना है कि इसकी वजह से ये वाला खराब तो नहीं हो रहा, तीसरा इस पे एक्सपेक्ट देखनी है। तो वो सारे रूल जो हैं जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि हमारी जो 9 प्लेनेट है उसमें कौन सा कहाँ बैठा है और उसके क्या रिजल्ट है, ये अच्छा है ये खराब है। अब अच्छे खराब तो है, ये लगन कुंडली से क्लियर हो गया, इसके रिजल्ट मिलेंगे कब, वो कैसे कैलकुलेट करें, तो वर्षफल के अकॉर्डिंग मिलेंगे या हर साल के हिसाब से मिलेंगे, उनकी एक्टिवेशन एज के अकॉर्डिंग मिलेंगे। ये काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो उससे पहले आपको कुछ टॉपिक क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। आगे उन्हीं टॉपिक्स को मैं लेने वाला हूं जिससे कि आपको मजा भी आएगा कि हाँ, बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ एक बड़ा सटीकली बता पा रहे हैं कि 2 प्लैनेट हैं 3 प्लैनेट हैं, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करें कि उस कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आएगा कब, कौन से साल में आएगा, क्या एक बार आएगा या ये घटना कई बार घटेगी। तो जब इस चीज को क्लियर हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि इस प्लेनेट के लिए ये जो रेमेडी एडवाइस की गई है उस रेमेडी को करना कब है, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब रेमेडी देख ली, उसका रिजल्ट तो आना है 40वें साल में। आप रेमेडी आपने करके छोड़ दी, अभी आप 22 साल के हैं या 25 साल के हैं, आपने अभी वीडियो देखा और रेमेडी कर दी, ऐसे नहीं करना है, समझना है चीजों को, उसको पहले कैसे ठीक रखना है इस बात को समझना है, एग्जैक्टली स्पेसिफिक रेमेडी कब करनी है उस बात को समझना है। तो यहां पर ये बात करी। अब यहां पर देखिए, मैंने अभी आपसे जो रूल की बात करी है ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है, और ये रूल जब आपके पास एक साथ लिखे होंगे तो आप इजिली चेक कर पाएंगे, और ये रूल इतने ज्यादा काम करेंगे क्योंकि जब आप उसको अपनी लगन कुंडली अप्लाई करेंगे, ये लगन कुंडली हो गई, ये वर्षफल हो गया, आपको वर्षफल आया, वर्षफल में आपने ये सारे रूल अप्लाई कर दिए, आपको पता लग गया कि ये कॉम्बिनेशन यहाँ बैठा हुआ है और ये आ रहा है, तो इसकी वजह से ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब उसके नीचे रेमेडी की एडवाइस की, ये वाली रेमेडी एडवाइस करिए, इस रेमेडी को हम कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं।
रेमेडी काम करती है 1001% काम करती है। जो लोग ये कहते हैं कि रेमेडी काम नहीं करती है, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो बेसिकली उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। वो क्या करते हैं कि कभी ये देख लिया, कभी वो देख लिया, कभी इसे देख लिया, कभी उसे देख लिया, और कंफ्यूज रहते हैं। और बेसिकली ये लोग नेगेटिव सोच के जो होते हैं, तो ये जीवन में कभी कुछ सीख पाते भी नहीं है, क्योंकि इनके दिमाग में हमेशा नेगेटिव ही घूमता रहता है। तो जब तक ये अपनी सोच को पॉजिटिव नहीं करेंगे, और सोच पॉजिटिव कैसे करेंगे, नेगेटिव सोच क्या है, बैड राहु। तो इनको चाहिए कि इनकी कुंडली मंगल भी खराब होगा, मंगल को ठीक करें, उससे इनको चीजें समझ में आनी शुरू होगी, अदरवाइज कंफ्यूज ही रहेंगे। तो यहाँ पर इस टॉपिक को आगे अभी कंटिन्यू करें या कोई दूसरा टॉपिक ले लें, उसके बारे में बताइएगा, क्योंकि अगर मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा तो कम से कम इस पे 3 वीडियो और बनेंगी, तब जाके टॉपिक कवर होगा, वो भी लगभग 20 मिनट से 30 मिनट्स के आसपास की। तो उसके लिए आप बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो और बनाएंगे इस पे, उसके बाद आगे की जो 2 वीडियो हैं उसमें ये टॉपिक लेना है नहीं लेना, ये जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।